हेलो प्यारे स्टूडेंट। आज हम चलते हैं बिहार बोर्ड के क्लास 7 के एनसीईआरटी जो न्यू वाला है उसका क्वेश्चन आंसर की तरफ करते हैं। हिंदी का जो वसंत है भाग 2 उसके तरफ बढ़ते हैं। इसमें प्रथम अध्याय जो शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा जो लिखा गया है हम पंछी उन्मुक्त गण के, इसी का प्रश्न आज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रथम प्रश्न क्या कहा जा रहा है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। देखो उत्तर क्या है। पंछी पिंजरे में रहकर सुख नहीं पाते क्योंकि उन्हें बंधन नहीं, स्वतंत्रता प्रिय है। वे खुले आसमान में उड़ना और प्रकृति में जीना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है अगले सवाल में? तो देखो अगला सवाल इसमें है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पंछी स्वतंत्र होकर उड़ना, नदियों का जल पीना, नीम की गलोइयाँ खाना, यानी कि नीम का फल। ठीक है, गलोइयाँ मतलब क्या होता है? फल खाना, और क्षितिज से मिलने की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, यानी कि आसमान तक, ऊंचाई तक उड़ना वो चाहते हैं। कितना ऊंचा वो उड़ पाते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखो, 3 नंबर का सवाल कहा गया है। भाव स्पष्ट कीजिए। ये तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इसमें शिव मंगल सिंह सुमन पंछी की व्यथा कहते हुए कह रहे हैं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इस पंक्ति की जो भाव है वो पंछी क्या कह रहा है? पंछी कह रहा है स्वतंत्रता के लिए हम प्राणों की भी बाजी लगा सकते हैं। वे असंभव क्षितिज, यानी कि वे असंभव गगन के भी उस पार पहुंचने का साहस रखते हैं, यानी कि गगन को छूने का सामर्थ्य रखते हैं। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो मरने का भी सामर्थ्य उसी अंदाज में रखते हैं। पंछी की ये व्यथा है। ठीक है, अब चलते हैं अध्याय 2 की तरफ, क्योंकि इसी प्रकार हमारा प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। देखो क्या कहा जा रहा है इस अध्याय में। इस अध्याय का नाम है हिमालय की बेटियाँ। हिमालय की बेटियाँ किसके द्वारा लिखा गया है? नागा अर्जुन के द्वारा लिखा गया है। चलो देखते हैं प्रथम सवाल क्या कह रहा है। प्रथम सवाल है तुम्हारा इसमें, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागा अर्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? उत्तर है नदियों को माँ माना गया है क्योंकि वे जीवन देती है, पर नागा अर्जुन उन्हें बेटी, बहन और प्रेयसी के रूप में भी देखते हैं, जो स्नेह और भावनाओं की प्रतीक है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहा जा रहा है इसमें? इस सवाल में देखो कहा जा गया है सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं हैं बतलाइए। देखो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की 2 विशाल नदियां हैं। इन्हें पुल्लिंग रूप में नद कहा गया है। ये दयालु हिमालय की पिघली बर्फ की बूंदों से बनी है और बहुत भव्य व सुंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे याद करते जाना, लिखते जाना। ठीक है, नोट करते जाना, खैर बना लेना, जिससे परीक्षा में जब सवाल आएगा तुम लोग से बन जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? नदियों को लोकमाता क्यों कहा? अब देखो चलते हैं। नदियाँ माँ की तरह मानव का पालन पोषण करती है। वे भूमि को उपजाऊ बनाती है और अपमान व गंदगी सहकर भी सबका भला करती है, इसलिए उन्हें लोक माता कहा गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं
दूसरा सवाल क्या इसमें है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। लेखक ने हिमालय की सुंदरता, सर्वप्रथम हिमालय कैसा है, बर्फ का ढका हुआ सफ़ेद चादर के समान दिखाई देता है, कवि नागार्जुन ने ऐसा कहा। उसके बाद इसमें लेखक ने हिमालय की सुंदरता का वर्णन किया है, नदियों की अटकेलियाँ, नदी में जो लहर उठती रहती है उसके विषय में बताया है, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, जो बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय है उसके विषय में बताया गया है, हरे भरे पेड़ पौधों के विषय में बताया गया है, और क्या, और इसमें बताया गया है घाटियाँ और देवदार चीड़ के जंगलों की प्रशंसा की गई है। इसमें घाटी और जंगल की क्या प्रशंसा की गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल देख लो। ये सवाल तो ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जान लेना अनिवार्य है। इसमें कहा गया है, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब ये हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। कहता है उस वक्त 1947 में लिखा गया था ये लेख, लेकिन उसके बाद क्या क्या नदियों में बदलाव हुए हैं उसके विषय में बताना है। पहले नदी इतना प्रदूषित नहीं थी, ये तो ठीक है, नदी को पवित्र माना जाता था, गंगा यमुना साफ नदियों की उदाहरण मानी जाती थी, यही सब बातें हैं। अब नदी में प्रदूषण हो गया है, गंदगी आ गया है, यमुना तो यहाँ तक कि नाला का रूप ले लिया है, ये सभी हो गया है, परिवर्तन आ गया है, आज का दौर हो गया है ऐसा। अब नदियाँ प्रदूषित हो गई है, शहरों की गंदगी से उनकी पवित्रता खत्म हो गई है। गंगा और यमुना जैसी नदियाँ इसका साफ उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है अगले सवाल में, आप अपने आपके जो टीचर हैं क्लास में उनसे कहा गया है पूछिए। क्या पूछना है, आपने अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा। देवात्मा यानी देवों की आत्मा क्यों कहा। ठीक है, कालिदास ने हिमालय को देवात्मा इसीलिए कहा क्योंकि वहाँ देवताओं का वास माना जाता है, आज भी वहाँ भगवान शंकर का पवित्र निवास माना जाता है। ठीक है, अब अगले चलते हैं अध्याय की तरफ। उस अध्याय का नाम है कठपुतली। ठीक है, इस कठपुतली की तरफ चलते हैं। ठीक है, कठपुतली, देखो कठपुतली कैसा है। ठीक है, देखो प्रथम सवाल कठपुतली का इसमें है, क्या कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली हमेशा दूसरों के इशारे पर क्या करती है, नाचती रहती है। कठपुतली हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचती थी, उसे अपने बंधन और पराधीनता पर गुस्सा आया क्योंकि वह स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती, वह क्यों खड़ी नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं वो क्यों खड़ी नहीं हो पाती है। इसका उत्तर देखो, कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती थी पर उनमें साहस और शक्ति की कमी थी। क्या थी, उसमें साहस और शक्ति की कमी थी। वह डरती थी कि उसके विद्रोह से बाकी कठपुतली पर क्या असर पड़ेगा, बाकी कठपुतली क्या सोचेगी, वो पराधीन रहना चाहती है या स्वतंत्र होना चाहती है, क्या असर पड़ेगी। उसके बाद देखो दूसरा सवाल क्या है इसमें। दूसरा सवाल है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी। सवाल है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगती है। देखो उत्तर इसका है, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतली भी स्वतंत्रता चाहने लगी क्योंकि वे भी बंधन और दूसरों के नियंत्रण से थक चुकी थी। ठीक है, स्वतंत्रता किन्हें प्रिय नहीं होता है, और वो स्वतंत्र होना कठपुतलियाँ चाह रही थी। ठीक है, अब चलते हैं
अगला अध्याय तुम्हारा है कौन सा? मिठाई वाला। आया 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 रे मिठाई वाला। ठीक है, इसके लेखक वाजपेयी जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वाजपेयी जी इसमें क्या क्या लिखे हैं? प्रथम सवाल है इसमें, कौन सा प्रथम सवाल है? प्रथम सवाल में क्या लिखा गया है? मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? इसका साफ उत्तर है क्या? मिठाई वाला बच्चों को एक ही चीज से ऊबने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह हर बार नई चीजें बेचता था। वह लाभ नहीं सोचता था, बल्कि बच्चों की खुशी के लिए समय लेकर तैयारी करता था। क्या करता था? बच्चों की खुशी के लिए वो लेकर समय समय पर आया करता था। ठीक है, इसीलिए वो अपना लाभ नहीं, बच्चों की खुशी के लिए मिठाई या मुरली या खिलौना लेकर बेचा करता था। अब चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल 2 नंबर का सवाल है। इसमें कहा गया है मिठाई वाले में वे कौन सी गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? उत्तर जानो। मिठाई वाले की मधुर आवाज़। कैसी आवाज़ थी? मधुर आवाज़ थी, मृदुल मधुर मनोहर आवाज़ थी उसका। और क्या था? अपनापन झलकता था और स्नेह से भरा, एकदम स्नेह से भरा प्यारा स्वर व्यवहार, बच्चों को बाबू सुगा कहना। ठीक है, आगे बच्चों की पसंद का ध्यान रखना और क्या? लाभ की चिंता ना करना, ये गुण सबको उसकी ओर आकर्षित करते थे। वो क्या करता था? वो केवल मिठाई या खिलौने या मुरली लेकर आता था, समय समय पर बच्चों को देता था। और जिस बच्चे के पास मुरली के पैसे नहीं होते थे, उसे भी फ्री में 1-2 मुरली दे दिया करता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? विजय बाबू का तर्क था कि दुकानदार झूठ बोलते हैं और दाम बढ़ाते हैं। लेकिन मुरली वाला क्या कहता है? मुरली वाला का कहना था कि ग्राहक असली लागत नहीं जानते और हमेशा दुकानदार पर शक करते रहते हैं कि ये बेशी दाम में हमको सामान की बिक्री कर रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। 4 नंबर का सवाल है, देखो इसमें कहा गया है खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? जब खिलौने वाला आता था तो क्या होता था? खिलौने वाले की मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे दौड़ पड़ते, अपने खेल भूल जाते और उत्साह से उसे घेर लेते। सब अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौने खरीदने लगते। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस बच्चों से अति स्नेह से बात करता था और कम दाम में खिलौने को देता था, और गार्जियन के पास बच्चे जाते थे तो उसे आसानी से पैसा घर पर मिल जाता था, इसलिए बच्चे उनके साथ रहना चाहते थे। ठीक है, आगे अगला सवाल है 5 नंबर का। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाला का स्मरण क्यों हो गया? देखो क्यों हो गया। मुरली वाले का स्वर, मुरली वाला जो स्वर था, ठीक है, मुरली वाले का मधुर आवाज, मधुर स्वर खिलौने वाली जैसे थे, उसी तरह गाकर वह मुरली बेच रहा था। इसीलिए रोहिणी को पुराने खिलौने वाले की याद आ गई। ठीक है, इसी प्रकार अब आगे का देखो क्या है। अंतिम सवाल है ये, इसके विषय में इसके बाद सवाल नहीं है। देखते हैं क्या है सवाल। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इस व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया।
उसने बताया कि उसका परिवार नष्ट हो गया था और अब वह बच्चों में अपने मृत बच्चों की झलक देखकर सुख और शांति पाता है। ठीक, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रोहिणी और उसके बच्चों ने उसे आत्मीयता दी। ठीक है, और उन और उन्हें देखकर उसे अपने बच्चों की याद आई, इसलिए वो पैसा नहीं लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल क्या है? अगला सवाल है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से क्या बात करती है? पीछे से बात करती है। हाँ ठीक है, कि करती है कि इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या ये सही है? हाँ, आज भी कुछ ग्रामीण या परंपरागत परिवारों में पर्दा प्रथा है। यह महिलाओं की स्वतंत्रता पर प्रगति में बाधक है, इसलिए यह प्रथा उचित नहीं है। मेरे विचार से यह प्रथा बिल्कुल गलत है। ठीक है, यही हो गया तुम्हारा इंड। चल करते हैं इसका हम आज इंड। ठीक है, क्या कर देना है? इंड, END, इंड करते हैं इस वीडियो का। ठीक है, अगला वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं, तब तक